अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अभी जेकेएस का प्रीलिम्स हो चुका है। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा किसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है। तो जिसका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है तो उसके लिए ये वीडियो खासकर है, जिसमें हम आंसर राइटिंग डिकोड करेंगे आज मेंस के लिए। प्लस जिनका प्रीलिम्स अगर लग रहा है उनके मार्क्स जो है प्रीवियस कट ऑफ्स के से नीचे आ रहे हैं, तो उसमें देखने की ज़रूरत है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, जीएस में हुई, सीसैट में हुई। तो वो चीज़ें देखने की ज़रूरत है। प्लस उनके लिए भी ये वीडियो है ताकि आगे जाके उनको जब वो अपनी नॉलेज बेस जीएस की पूरी कर सके तो उसके बाद वो अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाए। तो अभी के लिए हम डायरेक्टली वीडियो पे आते हैं। इस मेंस आंसर राइटिंग जो भी ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने आपको मिलेंगे, इसमें आपको कैसे क्या करना है, और आंसर राइटिंग खासकर आंसर राइटिंग के लेके बहुत सारी क्वायरीज आ रही थी, तो हमने सोचा कि इस पे एक अच्छा सा एक डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, अगर आप देखोगे हमारे पास जीएस के पेपर्स जो है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 मेन हमारे ये जीएस के पेपर्स होते हैं, और दो जो है वो ऑप्शनल के पेपर्स होते हैं, और एक ऐसे का पेपर होता है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा यहाँ के बाद। पहले हम जीएस 1 की अगर हम बात करेंगे, या जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, हम एक डिटेल्ड पहले डिकोड करेंगे कि हमें आंसर्स लिखने कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें उस आंसर में आनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। देखिए, जब भी हम एक आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे या आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, उसमें तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है हमारे पास इंट्रोडक्शन, दूसरी है बॉडी, और तीसरी है कंक्लूजन। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इंट्रोडक्शन में आएंगे, इंट्रोडक्शन मेनली हमारा, अगर किसी भी क्वेश्चन का, जब हम आगे अभी जाएंगे मैं आपको अपने कुछ सैंपल आंसर दिखाऊंगा मैंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखी थी अपनी टेस्ट सीरीज में, या इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पहले कि इंट्रोडक्शन में मेनली क्या आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन किसी भी चीज के बारे में जो करंट अफेयर्स रिलेटेड हो, तो आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो मेनली न्यूज बेस्ड आना चाहिए। वो आपका एक डेटा या रिपोर्ट की शेप में आना चाहिए, या लास्ट पे आप डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो उसमें। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अगर आपको किसी भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पे पूछा जाएगा कोई भी सवाल, तो उसमें जो इंट्रोडक्शन है वो आप न्यूज बेस्ड ही दे दो, उस न्यूज के बारे में ही लिखो, ताकि उस एग्जामिनर को पहले ही पता चल जाए कि इसने करंट अफेयर्स जो है अच्छे से पढ़ा है और ये अपडेटेड है, और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया इसको भी एक आइडिया लगेगा कि ऑलरेडी इसको पता चल गया कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। तो इंट्रोडक्शन में आपकी न्यूज अगर आ जाए तो वो ज्यादा बेटर है। आपको एक डेटा या रिपोर्ट्स, एआरसी का रिपोर्ट आता है हमें, फॉर एग्जांपल जीएस 2 में, या कमिटीज, कोई भी अशोक गहलवाई कमेटी मान लो, कोई भी कमेटी ले लो, उन कमिटीज की रिपोर्ट अगर पहले ही आता है और वो क्वेश्चन के साथ मैच होता है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उससे मार्क्स भी अच्छे फैच होते हैं, और आगे जाके हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो है बॉडी। देखिए, हमेशा याद रखिए आप लोग कि जो बॉडी है, बॉडी में सिर्फ हमें लिखना नहीं होता है। हम क्या करते हैं, मेनली सबसे बड़ी गलती जो मैंने देखी है, हम ज्यादातर बॉडी में जितना डेटा, कंटेंट 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 डालते हैं, बट जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। तो उस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चीजें यूज करनी, एक हमें सब हेडिंग्स का यूज करना है, छोटी छोटी सब हेडिंग्स लगानी है। दूसरी, हमें सब हेडिंग्स के साथ एग्जाम्पल से समझाना है कि ये सब हेडिंग मैंने क्यों लिखी, और उसकी एग्जाम्पल साथ में ही लिखनी है। तीसरा, हम फ्लो चार्ट्स यूज करने हैं। फ्लो चार्ट से क्या होगा, आपका टाइम जो है वो बच जाएगा, आपको कम समय में और कम जगह में आप ज्यादा चीजें आर्टिकुलेट कर सकते हो। आप ग्राफ्स का यूज कर सकते हो। आप ग्राफ्स के बगैर कोई भी डेटा जो है ग्राफ्स के थ्रू दिखा सकते हो। तो आप डायग्राम्स का यूज कीजिए।
डायग्राम्स में मेनली आप जो जियोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है उनमें आप मैप्स का यूज कीजिए। तो ये सारी चीजें अगर आप बॉडी में यूज करते हो, जिससे आपकी एक तो स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी स्पीड जब इंक्रीज हो जाएगी लिखने की तो आपका टाइम जो है वो बच जाएगा, उससे जो पेपर है वो इजीली आपका पूरा सॉल्व होगा, यानी सारे के सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। बट अगर आप लिखने बैठ गए डिटेल्ड में, आप पैराग्राफ्स में लिखना शुरू हो गए, आप बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है उनको बड़ा लंबा करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं है, तो वैसे करने की जरूरत नहीं है। सीधे सिंपल भाषा में आपको चीजें समझानी है, प्लस क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है अपने पॉइंट्स को। प्रायोरिटाइज कैसे पॉइंट्स को करोगे आप, आपको पॉइंट्स को जो है वो प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटाइज योर पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स को जो है प्रायोरिटी देनी है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हिसाब से जो लग रहा है इस क्वेश्चन को ज्यादा सूट करेगा वो। सेकंड, नीचे नीचे जितनी जाओगे आप उतनी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स की कम होनी चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए ज्यादा, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है कंक्लूजन पे आएंगे। कंक्लूजन में हमेशा से मैं बोल रहा हूं, देखो जब आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो, बॉडी में आपने क्या किया, बॉडी में आपने ये सारी चीजें दे दी, बट इनके साथ साथ पॉइंट्स जो आपके आएंगे वो आएगा। एक पॉलिटिकल एंगल भी आ सकता है इन पॉइंट्स में, एक सोशल एंगल भी आ सकता है इनमें, एक टेक्नोलॉजिकल एंगल भी आ सकता है इनमें, ठीक है। डिफरेंट आपके एंगल्स आप पॉलिटिकल एंगल के थ्रू क्वेश्चन एग्जामिनर को समझा सकते हो कि ये वाला पॉइंट कैसे यूज होगा, ठीक है। तो डिफरेंट पॉइंट्स आपके यहाँ पे कवर हो गए, बट मेनली जब आप लास्ट कंक्लूजन में जाते हो, एक फ्यूचरिस्टिक व्यू आपको देना चाहिए किसी भी चीज को लेके। एक पॉजिटिव अप्रोच हमेशा जो है आंसर्स में आपकी पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। ज्यादा नेगेटिविटी दिखेगी जब वहीं से पूछेगा एग्जाम, जब हम अभी कीवर्ड्स पे ध्यान देंगे, एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है वहां पे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, एग्जामाइन, क्रिटिकली एग्जामाइन, डिस्कस, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि वो सारी चीजें कैसे करनी है। बट मेनली क्या होगा, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आपका कंक्लूजन में हो जाएगा, एक पॉजिटिव अप्रोच होगा चीजों को लेके। जैसे आपकी पर्सनैलिटी है वो आपके आंसर्स में दिखेगा। अगर आप सिर्फ नेगेटिव सोचते हो, गलत चीजें सोचते हो, क्रिटिसिज्म करते हो, क्रिटिसिज्म ठीक है, बट लास्ट पे जब आप कंक्लूड करते हो एक अच्छे नोट पे आप आराम से जो है कंक्लूड कर सकते हो। प्लस एक एथिकल पॉइंट डाल दो। बहुत सारे क्वेश्चंस में एग्जामिनर जो है उसका ये भी दिमाग, एग्जामिनर का दिमाग इस हिसाब से भी चलता है कि इसने सारे पॉइंट्स तो डाल दिए, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, जैसे हमने डिस्कस किए, बट इसका जो एथिकल वाला व्यू है, इसकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें एथिकल पॉइंट नहीं दिख रहा है, वो उस हिसाब से नहीं सोच रहा है। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। आप कंक्लूजन में एक एथिकल व्यू भी क्वेश्चन का दे सकते हो, बट एक फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। किसी डेटा के साथ समझाओ, या कोई इनिशिएटिव अगर स्टार्ट हो गया, उस पर काम चल रहा है तो वो कोई लिख दो, उसमें डाल दो, ठीक है। नए नए प्रोग्राम्स, नई स्कीम्स कोई डाल दो, ठीक है। वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कंक्लूजन को लेके। तो यहाँ पे हम इसके बाद समझेंगे जो कीवर्ड्स है, जो आंसर राइटिंग में जब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कीवर्ड्स हमारे लिए, उन कीवर्ड्स पे कैसे फोकस करें और वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, आपको लिखा गया होगा वहां से इवेलुएट या क्रिटिकली इवेलुएट या क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। हम पहले समझेंगे ये इवेलुएट क्या होता है। इवेलुएट का मतलब ये होता है, आपको अगर पेपर इवेल्युएशन के लिए भेजा जाता है, उसमें क्या है, आपको मेरिट्स बोलने हैं, आपको डेमेरिट्स बोलने हैं, और उस रीजनिंग की बेसिस पे आपको जजमेंट देने हैं। तो यहां पे आपको लिखा है असेस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द टॉपिक। जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा उसके पॉजिटिव्स लिखने हैं, उसके नेगेटिव्स लिखने हैं, फिर उसके बेसिस पे एक कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। वैसे ही आपके आएगा क्रिटिकली एनालाइज, क्या है, जो ब्रेक डाउन करना है। हम अभी इसको आगे प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा आपको आंसर्स में। जब आपको वहां से क्वेश्चन दिया गया होगा, आपको उसको ब्रेक डाउन करना है और अलग अलग पार्ट को जो है अलग अलग उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बतानी है। जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन दिया गया होगा, वहीं से उसको ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन करके अलग अलग पार्ट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपको बतानी है, तो वो आपकी क्रिटिकली एनालाइज सिचुएशन आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन यहां से, अगर इस वाले को इवैल्यूएट वाले क्वेश्चन पे हम जाएंगे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स कॉन्स्टेंटली हाईलाइट द व्यू दैट द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, अफ्स्पा जिसको हम बोलते हैं, इज अ ड्रैकोनियन एक्ट लीडिंग टू द केसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूज बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। व्हाट सेक्शंस ऑफ अफ्स्पा आर अपोज्ड बाय द एक्टिविस्ट्स? कौन से सेक्शंस अफ्स्पा के एक्टिविस्ट जो है अपोज करते हैं? क्रिटिकली इवैल्यूएट,
क्या करोगे आप? क्रिटिकली इवेल्युएट का मतलब हो गया जो आपका पूछा क्या गया, कौन से सेक्शंस अफस्पा के अपोज कर रहे एक्टिविस्ट्स, इन्हीं सेक्शंस को आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, आपको मेरिट्स बोलने हैं, आपको डिमेरिट्स बोलने हैं, और उसके बेसिस पे आपको एक जजमेंट देनी है। तो यही आपका सिंपली क्वेश्चन पूछता है। सेम गोज विद द डिस्कस, आपको कीवर्ड दिया गया होगा वहीं से एग्जामिनर ने। प्रेजेंट elaborate arguments on both sides of a topic, offering a balanced perspective। हम सिंपली आपको इस वे में सोचना है, इस पे ध्यान नहीं दो, आप सिंपली ये दिमाग में रखो कि हमें कोई चीज अगर हम बैठते हैं, हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। जब हम डिस्कस करते हैं हम क्या करते हैं, हम उसके सारे पहलू को नजर में रखते हैं, उस चीज के किसी भी टॉपिक को लेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। कोई एक पॉइंट बोलेगा, दूसरा दूसरा पॉइंट बोलेगा, तो दो चार पांच पॉइंट्स जमा हो गए, उन पॉइंट्स के बेसिस पे हम एक जजमेंट निकालते हैं। तो वही यहां पे लिखा है, एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव निकलता है डिस्कस करने के बाद। ये आपको एग्जामिनर में एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है कि हर कोई कीवर्ड्स अलग मीनिंग रखता है, और हर किसी कीवर्ड का जो है उस हिसाब से आंसर बनेगा आपका। वैसे ये डिफाइन, व्हाट इज डिफाइन, सीधे आपको पता ही, आपको टर्म दिया होगा, ये मेनली होता है एथिक्स में। आपको कोई डेफिनेशन दी, कोई चीज पूछी गई, इंटीग्रिटी, कंपैशन, ठीक है, ये सारी चीज, लीडरशिप, आपको ये पूछा गया और आपको सीधे डिफाइन पूछा गया, तो वहां पे आपको डायरेक्टली डेफिनेशन पे आना है। ठीक है, तो वैसे ही है हमारे पास गिवन अकाउंट ऑफ, यानी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, फैक्ट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, ये हमने लिखे हैं, जीएस 3 2016 में पूछा गया, गिवन अकाउंट ऑफ करंट स्टैट्स एंड टारगेट्स टू बी अचीव्ड पर्टेन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, फैक्ट्स बताने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रेस में क्या जाना है, पीछे जाना है, हिस्टोरिकल टाइमलाइन में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा ट्रेस द इवेंट्स, ठीक है, तो आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पीछे जाना है और वहां से उसकी ट्रेसिंग करनी है उस सवाल की। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब फिर से वही आएगा, डिटेल्ड अकाउंट ऑफ टॉपिक और प्रोसेस। आपको कोई चीज पूछी गई हो, आपको बोला गया हो डिस्क्राइब करो इस चीज को, तो आप क्या करोगे, एक डिटेल्ड अकाउंट में उसके पॉजिटिव लोगे, उसके नेगेटिव लोगे, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखोगे, फिर लास्ट पे कंक्लूड करोगे। वैसे ही आ जाएगा आपका डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट, हाईलाइट द डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर कॉन्सेप्ट। आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट पूछा गया, ये सिंपल है, ये आपके जो है टर्म से ही पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। आपको डिफरेंशिएट करने हैं कि जो आपके हिमालय वाला पोर्शन है, जो आपका वेस्टर्न घाट्स वाला पोर्शन है, तो इनमें लैंडस्लाइड्स में क्या डिफरेंस, जैसे कि अगर सिंपली हम बात करें, हिमालयाज में टेक्टोनिक फोर्सेस हो जाते हैं रेस्पॉन्सिबल लैंडस्लाइड्स के लिए, बट वेस्टर्न घाट्स में टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे जो रेनफॉल होता है, यहाँ पे जो सेडिमेंट जमा होते हैं, उनकी वजह से जो है रेनफॉल तो डिफरेंट, ये एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है, तो इन रीजन को डिफरेंशिएट करने हैं। तो ये चीज आप मेनली समझ गए कि जो कीवर्ड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे आएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिख के रखे हैं जिनकी मैं आंसर राइटिंग करता था। कुछ क्वेश्चंस है ऑलरेडी लिखे हुए, जैसे कि एग्जामाइन फैक्टर्स अंडरलाइंग द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। हमने एग्जामाइन वर्ड अभी समझा क्या होता है, क्रिटिकली एग्जामाइन अभी समझा। तो इन क्वेश्चंस पे हम कोई क्वेश्चन दो चार ले लेंगे रैंडमली, हम उनका देखेंगे कि आंसर मैंने जब आंसर राइटिंग की थी तो किस वे में की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखेंगे, एग्जामाइन करना है, ठीक है। एग्जामाइन द रीजंस व्हाई इंडियन गैंगेटिक प्लेन डू नॉट शो अप प्रोमिनेंटली इन द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप ऑफ इंडिया। ये बोल रहा है जो इंडियन गैंगेटिक प्लेन है, ये इंडस्ट्रियल लैंडस्केप पे क्यों नहीं दिख रहा, ये व्हाई इट डज नॉट शो अप प्रोमिनेंटली इन द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका आंसर हम आगे देखेंगे। The Indian Gangetic Plain described as one of the most fertile plains of the world supports large population and ensures food security of our country। सिंपल यहाँ पे कोई डेटा वेटा नहीं डाला है, सिंपल इसकी जो है फीचर के बारे में डायरेक्टली उससे ही स्टार्ट किया गया है आंसर। ठीक है, इंट्रोडक्शन में इंडियन गैंगेटिक प्लेन के बारे में कि ये फर्टाइल प्लेन है और ये बहुत सारी पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। इसमें एक चीज याद रखना है, जो आपको लगेगा आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है उस चीज को अंडरलाइन करते जाओ, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, उसके बाद उन दिनों मुझे मैप उतना बनाना नहीं आता था, बट फिर भी मैंने ट्राई किया है। गैंगेटिक प्लेन नॉट शोइंग अप इन, अब डायरेक्टली मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है व्हाई इंडियन गैंगेटिक प्लेन डू नॉट शो अप प्रोमिनेंट इन इंडस्ट्रियल लैंडस्केप ऑफ इंडिया, और डायरेक्टली इसी क्वेश्चन को कोट कर दिया।
गैगेंटिक प्लेन नॉट शोइंग अप इन इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, ये शो नहीं कर रहा है इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में। और यहाँ पे सीधे साइड पे एक छोटी सी डायग्राम में गैगेंटिक प्लेन दिखा दिया, सिंपल डायग्राम से, ठीक है, क्योंकि जगह कम होती है और टाइम भी कम होता है। क्यों नहीं ये दिखा रहा, अब मैं रीजन लिख रहा हूं, ये इंडस्ट्रियल लैंडस्केप पे क्यों नहीं दिख रहा है। पहला, फर्टाइल लैंड, मोस्टली क्रॉप प्रोडक्शन हैपनिंग, राइस, वीट, शुगर केन एटसेट्रा। मैंने जैसे बोल रहा था सब हेडिंग से समझा। अब मैं इस चीज को लंबा भी कर सकता था कि इंडियन गैगेंटिक प्लेन इज वेरी फर्टाइल, इट शोज वो ये एग्जांपल दिस क्रॉप। नहीं, सिंपल कि लैंड जो है वो फर्टाइल है, तो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में कम है चांसेस आने के, ज्यादातर ये पॉपुलेशन को ये फूड वगैरह ये सपोर्ट करता है इस हिसाब से। रिवर इन्यूडिएशन, ठीक है, रिवर इंड्यूएशन क्या है ये, प्रेजेंस ऑफ हिमालयन रिवर्स, डेल्टास लाइक गंगा, यमुना, कोसी, दामोदर एटसेट्रा। देखिए यहां पे भी इसको लंबा खींचा जा सकता है कि वहां पे जो है देयर इज मल्टी रिवर्स वहां से फ्लो करते हैं वो कर, बट सिंपली अगर आप सब हेडिंग से दिखा रहे हो, एग्जांपल डाल दी ये रिवर वहां से फ्लो करता है, तो वहां पे इंडस्ट्रीज का सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट फोकस एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ये हमारा जो है ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट है। ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट में ज्यादातर फूड सिक्योरिटी पे फोकस किया जाता है, इसलिए ये जो है गैगेंटिक प्लेन इंडस्ट्रियल लैंडस्केप पे नहीं दिख रहा है। तो ये मैं अलग अलग पॉइंट्स में समझा रहा हूं, पहले ही ऑलरेडी हमने हेडिंग दे दी, अब इसको डिफरेंट पॉइंट। नो कनेक्शन विद द सी, सी के साथ कनेक्शन नहीं है तो एक्सपोर्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अगर इंडस्ट्री होगी भी वहां, अगर कोई चीज इंपोर्ट करनी हो, कोई रॉ मटेरियल या एक्सपोर्ट करना होगा फाइनल प्रोडक्ट, तो वो टफ हो जाएगा। वैसे ही अच्छा, लैक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फुटलूज इंडस्ट्री, जो फुटलूज जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा उसको पता चल गया होगा फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होती है। तो रॉ मटेरियल जो है वो लैकिंग है। मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं, मुझे यहाँ पे नॉलेज नहीं दिखानी है, मुझे ये चीज दिखानी है कि आंसर प्रेजेंट कैसे करना है और आर्टिकुलेशन कैसे आनी चाहिए। ऐसे ही लो लैंड एरिया है, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो लैंड एरिया सिर्फ 2 to 4% ऑफ द लैंड इंडिया की है, बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 17%। अच्छा, लैक ऑफ कैपिटल है क्योंकि ज्यादातर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है। अब मैंने वो रीजंस लिख दिया, मैं ब्रॉड रीजंस भी थोड़े कोट कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे एफडीआई जो है वो कम है, गवर्नमेंट का फोकस सर्विस सेक्टर पे है, लैंड कंस्ट्रेंट है, इंडिया डेवलपिंग नेचर है तो मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा कम हम लैग कर रहे हैं, ठीक है। फोकस ऑन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर इस एरिया में, ठीक है। तो ऐसे फिर कंक्लूजन पे, इंडियन गैगेंटिक प्लेन दो वास्ट and having flood plains are not only providing farmers income but also keeping agricultural produce available for lower sections through PDS of the government। देखिए यहां पे क्या लगाया मैं, पीडीएस। पीडीएस में क्या होता है, जो हमारे फार्मर्स जो है, जो हमारे वीकर सेक्शन सोसाइटी के होते हैं, उनको जो है फ्री राशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लास्ट पे ये जो पॉइंट मैंने डाल दिया है, एक इस वे में डाला है कि आपको जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन गैगेंटिक प्लेन अगर इंडस्ट्रियल पे नहीं आ रहा इंडस्ट्रियल में, बट एग्रीकल्चर की वजह से भी हमें जो है बहुत सारे फायदे होते हैं, हमारा जो है फूड सिक्योरिटी वो इंप्रूव हो जाता है। तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं सिर्फ यही करना है, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि किस वे में जाना है, क्या क्या चाहिए। आप बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ये है, मॉनसून इज नॉट जस्ट ए मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक है। मॉनसून जो है इट्स नॉट जस्ट ए मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना, फिर क्या है, इट इंपैक्ट्स ऑल वॉक्स ऑफ इंडियन लाइफ। सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, मॉनसून इज नॉट जस्ट ए, कुछ समझा, कोई क्रिटिकली एनालाइज कुछ नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है, मॉनसून इज नॉट जस्ट ए मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना, इट इंपैक्ट्स ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये सिर्फ मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है, मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना नहीं, ये हर किसी पॉइंट पे इंडियन लाइफ पे इंपैक्ट करता है। तो वो चीज हमें आगे देखेंगे कैसे लिखा है। चलिए जी, मॉनसून टेक फॉर्म ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट मॉनसून समझने की जरूरत, साउथ वेस्ट मॉनसून एंड नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून, साउथ ईस्ट मॉनसून डिवाइडिंग इनटू साउथ ईस्ट मॉनसून जो है डिवाइडिंग इनटू बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन ब्रांच, मेनली कवर्स द होल ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग रेनफॉल। तो मैंने डायरेक्टली जो है मॉनसून का एक ऐसा व्यू दिया है जिसमें मॉनसून का साउथ वेस्ट पार्ट भी जब ये आता है वो भी कवर होता है, और ये जब ये जाता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जब रिट्रीट हो जाता है, तो ये सारी चीजें कवर की, फिर साउथ ईस्ट मॉनसून में डिवाइड हो जाता है बिटवीन द किसमें, मेनली टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड अरेबियन ब्रांच, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा उस पर लिखा है इट्स नॉट मेयरली ए मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना, तो उसी चीज को मैंने पकड़ा है, मॉनसून
मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बनाई, यहाँ पे साउथ वेस्टर्न मानसून दिखाया है, साउथ वेस्टर्न मानसून दिखाया है, यहाँ पे दोनों ब्रांचेस दिखाई है, ये यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से ये आगे जा रहा है। साउथ वेस्टर्न मानसून जो जून से सितंबर तक शुरू होता है। ठीक है, तो मानसून जस्ट मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है, इसके पहले आईएमडी गिव्स कॉल ऑफ द मानसून, आईएमडी कॉल देता है, केरला से अराइव हो जाता है। साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स कन्वर्टिंग इनटू द साउथ वेस्ट मानसून, जो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड नीचे से आती है, जब इक्वेटर के थ्रू जाती है, फिर उसके बाद वो साउथ वेस्ट मानसून में कवर हो जाती है। ठीक है, ये इसको थोड़ा थोड़ा फिर आगे लिखा है। मेन है यहाँ पे किस पे फोकस कर रहे हैं, सब हेडिंग्स, सब हेडिंग सिंपल सिंपल दी है। तीसरा, हीटिंग ऑफ द तिब्बतियन प्लेटो, तिब्बतियन प्लेटो जब हीट होता है तो उसकी वजह से एक कन्वेयर बेल्ट बनता है, कन्वेयर बेल्ट की वजह से क्या हो जाता है, एक एयर मास फ्लो हो जाता है अपर एरिया में, तो वो सारी चीजें मानसून को जो है वो बढ़ाती है। यहाँ पे दिखाया मैंने, ये हीट हो गया, यहाँ पे एयर जो है राइज करता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर नीचे से एयर वापस चला जाता है, तो ये सारी चीजें डिटेल में हम बात करेंगे कभी इस चीज पे। तो उसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जट आ गया, ये पॉइंट भी आ गया। डिफ्लेक्शन बाय द माउंटेन्स ऑफ अराकान योमा, तो ये चीज भी डिफ्लेक्शन अराकान योमा से आ गई। इसके इफेक्ट्स, अब ये पहला कवर हो गया पार्ट कि इट्स नॉट जस्ट ए मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना, इसके मैंने पॉइंट्स लिख दिए, मेनली सारे ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव पॉइंट्स है। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी में ये सारी चीजें लिखी हुई है, तो मैंने डायरेक्टली कोट किया यहाँ पे थ्रू द डायग्राम्स। ठीक है, अब इसके बाद है इट अफेक्ट्स द ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अब इसको हम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ पे कैसे इंपैक्ट करता है मानसून, क्या करता है ये, क्रॉप प्रोडक्शन, कहां पे, नॉर्थ और साउथ इंडिया में। ठीक है, इट इंक्रीजेस द इनकम ऑफ फार्मर्स, फूड सिक्योरिटी टू द रीजन, यहाँ पे एसडीजी को भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी कवर कर लिया है, एसडीजी 1 साइड में लिखा है। हेल्प इन रिमूविंग द पॉवर्टी, एसडीजी 2 भी साइड पे लिख लिया है। यहाँ पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सब हेडिंग्स के थ्रू ये जो बीच में ये एसडीजी 1, एसडीजी 2, या यहाँ पे जो छोटी छोटी एग्जाम्पल देखिए, डिफ्लेक्शन बाय माउंटेन्स ऑफ अराकान योमा, उसमें मायासाराम और चेरापूंजी जो हाईएस्ट रेनफॉल जोन होते थे सबसे पहले, तो उनका जिक्र भी आया। यहाँ पे एसडीजीज का जिक्र आया। यहाँ पे रेस्पाइट फ्रॉम द हीट, क्रॉप प्रोडक्शन होती है, हीट से रेस्पाइट हो जाती है इन वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया, रेस्पाइट फ्रॉम लूज एंड काल बैसाखी, ये पता होगा ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को। मॉनसून एनहांसेस द खरीफ क्रॉप्स को ये एनहांस करता है, प्रोवाइड्स इरिगेशन टू द कैनाल, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द बर्डन ऑन वुमेन। फिर जब वुमेन्स पे बर्डन कम हो गया, क्यों, क्योंकि वाटर इज अवेलेबल नियर बाई, नजदीकी में पानी अवेलेबल हो जाता है। मॉनसून ब्रिंग्स द रेन एंड मेक द लैंड फर्टाइल फॉर, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट्स भी इसके होते हैं, क्या, साइक्लोन्स आ जाते हैं, जैसे उस टाइम पे साइक्लोन ताकती फानी आया था, फ्लड्स आ जाते हैं, बेंगलुरु फ्लड्स मान लो, इंक्रीज द रिवर वाटर कैपेसिटी, लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं, ड्रॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, दस मॉनसून इज ब्लेसिंग फॉर इंडिया एवरी ईयर, एंड दिस ईयर PRC report mentions that erroneous behavior of monsoon due to the climate change, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है, ये एक रिपोर्ट ने बोला था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून का इरेनियस बिहेवियर होता है। सिंपल मुझे समझाना सिर्फ इतना है कि आपकी इंट्रोडक्शन, आपकी बॉडी, आपकी कंक्लूजन, ये किस वे में चलनी चाहिए, आपको क्वेश्चन को कैसे डिवाइड करना है, और उस डिवाइड करने के बाद एक एक पार्ट को कैसे आंसर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे चलिए कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये सारे ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन है। वर्ड क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर, अच्छे से समझना है क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर ऑफ गर्ल चाइल्ड इज नॉट ओनली ए क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटी बट ऑल्सो वन ऑफ द सोशल एटीट्यूड। अगर हम गर्ल चाइल्ड पे इन्वेस्ट करेंगे, इट्स नॉट जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटी बट ऑल्सो वन ऑफ द, यानी इससे सिर्फ इकोनॉमिक प्रायोरिटी, इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, इससे सोशल एटीट्यूड भी लोगों का बढ़ेगा। कमेंट करना है, कमेंट का मतलब क्या होता है, अपना व्यू देना है, सिंपल। अगर आप देख सकते हैं क्या है, कमेंट करना है। हाउ कैन द गवर्नमेंट स्कीम्स हेल्प चेंज एंट्रेंचेड सोशल एटीट्यूड विज विज द गर्ल चाइल्ड। अब जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो कैसे चेंज कर सकती है, किसको, एंट्रेंचेड सोशल एटीट्यूड्स विज विज गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड की तरफ जो एटीट्यूड है लोगों का या सोसाइटी में जो भी माइंडसेट है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं थ्रू द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, हम इस पे आएंगे। आपको क्वेश्चन समझ गया होगा क्या है ये।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गर्ल चाइल्ड पे क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट मेंशन द एवरेज वेज टू वुमेन इज 34% लेस देन, WEF का रिपोर्ट, लेस देन व्हाट इज पेड टू द मैन इन इंडिया। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मैंने जब पहले बोला था, रिपोर्ट से स्टार्ट करो, अपने करंट अफेयर से स्टार्ट करो, अपने जो है डेफिनेशन से स्टार्ट करो। दो तीन चीजें मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है एग्जामिनर को पहले एक इस पे नजर पड़ेगी तो वो डायरेक्टली एक कैची सा बन जाता है आपका इंट्रोडक्शन। तो डायरेक्टली वुमेन और मैन में जो डिफरेंशिएशन है इकोनॉमिक टर्म्स में, वो डायरेक्टली एक रिपोर्ट के थ्रू समझा रहा हूं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन गर्ल चाइल्ड इज क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटी, जो वहीं पे लिखा है कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे गर्ल चाइल्ड इट विल बिकम ए क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटी। तो इसी क्वेश्चन को मैंने यहां पे लिख लिया, अब उसी को डिफाइन कर रहा हूं, यानी क्वेश्चन को ब्रेक डाउन किया पार्ट्स में, अब उसको ब्रेक पार्ट्स में आंसर कर रहे हैं। इंक्रीज द जीडीपी, गर्ल में इन्वेस्ट अगर हम करेंगे तो इससे क्या होगा, इंक्रीज द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इसमें रिपोर्ट्स भी है। वर्ल्ड बैंक एंड IMF रिपोर्ट मेंशंस इफ इंडियन वुमेन टेक पार्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी जीडीपी ऑफ इंडिया विल राइज बाय 21% to 50%। रिपोर्ट से समझा रहा हूं। फॉर सेल्फ रिलायंस ऑफ द वुमेन टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स एज 9% ऑफ द ओनली वुमेन लीडर्स, यानी स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉर डिक्रीजिंग द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो आपने टर्म, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको टर्म्स यूज करनी ही करनी है जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हो या जो आप बुक्स में पढ़ते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कम हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज प्रमोट क्या हो जाएगा, इससे ग्लास सीलिंग इफेक्ट जो हम बोलते हैं फीमेल्स में ऑन जॉब्स, वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जो है इन्वेस्टमेंट इन गर्ल चाइल्ड प्रमोट चेंज या सोशल एटीट्यूड। अब गर्ल चाइल्ड में इन्वेस्ट करने से सोशल एटीट्यूड कैसे चेंज होगा वो भी देखेंगे। गर्ल्स बॉडीली राइट्स, एग्जाम्पल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन पे जो आया था कि ऐसे ऐसा कर सकते हैं, इनकी बॉडीली राइट्स जब इकोनॉमिकली साउंड हो जाएंगे, उससे जो है सोशल एटीट्यूड इनका चेंज हो जाएगा। अच्छा, फिर रिसेंटली हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट डन बाय बोथ मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन की जो है राइट्स जो है वो सिक्योर हो जाती है। चैलेंज इज द पैट्रियार्कल माइंडसेट, एग्जाम्पल लिखा मैंने कुदम्बश्री केरला का, ये देखिए। जब मैं यही बोल रहा हूं, जब हम ये सब पॉइंट्स लिखते हैं उनमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो रिलेवेंट होनी चाहिए। ऐसे चैलेंज पैट्रियार्कल माइंडसेट को कर सकते हैं, वो उसमें एक बहुत सक्सेसफुल स्टोरी है इस कुदम्बश्री केरला की, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है केरला में, ठीक है। डिक्रीज ऑफ केस ऑफ डाउरी, हरासमेंट एंड ऑनर की, इसमें ऑनर किलिंग्स वगैरह ये सारी चीजें कम हो जाती है इसकी वजह। गवर्नमेंट स्कीम्स हेल्पिंग इन चेंजिंग सोशल एटीट्यूड। अब तीसरा पार्ट अगर आपको याद होगा, दो पार्ट्स हो गए, इकोनॉमिक प्रायोरिटी, सोशल प्रायोरिटी। अब तीसरा है कि आपको गवर्नमेंट स्कीम्स हेल्पिंग इन चेंजिंग द स्कीम्स की वजह से, गवर्नमेंट स्कीम्स की वजह से सोशल जो है एटीट्यूड लोगों का कैसे चेंज होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एग्जाम्पल कहां पे, राजस्थान की, राजस्थान ट्रेडिशनल सोसाइटी टर्निंग टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ द वुमेन। इसकी वजह से रिसेंट स्किल फैक्टर इंक्लूडेड इन स्कीम टू चेंज सोशल एटीट्यूड, जैसे ये उस टाइम पे करंट अफेयर्स में लिखा था तो मैंने डायरेक्टली यहां पे कोट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही स्कीम्स फॉर सोशल इकोनॉमी क्या है, उज्ज्वला योजना है, जिससे क्या है मैरिड वुमेन पे जो है बर्डन कम हो गया। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वुमेन एज लैंड होल्डर्स। पीएम आवास योजना, हाउसेज ऑन द नेम ऑफ द वुमेन। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेकिंग वुमेन लीडर्स, ठीक है, इन स्टार्टअप। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में प्रोवाइडिंग लैंड टू फॉरेस्ट ऑन द नेम ऑफ बोथ स्पाउसेस। ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ठीक है। इस सारी चीजों की वजह से जो है चेंज हो जाता है, क्योंकि वुमेन्स जो है वो फोर फ्रंट पे आ रही है। उसके बाद कंक्लूजन पढ़ेंगे, द इनिशिएटिव्स एंड स्लोगन्स लाइक क्या, मर्द की तालीम फर्द की तालीम एंड औरत की तालीम खानदान की तालीम नीड टू बी टेकन इन अकाउंट टू एम्पावर वुमेन इज टू एम्पावर सोसाइटी एंड आवर फ्यूचर। अब देखिए ये स्टेटमेंट कहां का है और कहां पे यूज किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो सारी चीजें आपने पढ़ी है उन चीजों को आर्टिकुलेट करना, उन चीजों को पेपर पे उतारना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज बेस बहुत ज्यादा होगा, बट उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि उस नॉलेज बेस का यूज कैसे करना है और उस नॉलेज बेस को ऑन पेपर कैसे लाना है। वो बहुत कुछ लिखेंगे, बहुत ज्यादा, इससे 10 टाइम्स ज्यादा लिखेंगे, बट मेन उस एग्जामिनर को समझ भी आना चाहिए जो मैं पूछ रहा हूं इसको समझ आ रहा है, वो क्या ये उन्हीं चीजों को एड्रेस कर रहा है, तो वो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो यहां पे ये सारे क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा आगे 2-3 क्वेश्चंस पे और ध्यान देंगे। ये रैंडमली मैं देख रहा हूं, जो मैंने ये सारे जो है मैंने ऑलरेडी शेयर किए। यहां पे वर्टिकल क्लासेस का अभी हमारा मेंस टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम यहां पे स्टार्ट होगा इनका। तो ये लोग जो है 16 फुल लेंथ टेस्ट देंगे, जिसमें
फुल 16 सॉरी सारे टेस्ट्स होंगे जिसमें सेक्शनल भी होंगे, फुल लेंथ भी होंगे, ऐसे बेस्ड भी होंगे। उसमें जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वो भी थोड़ा सा अपने इनपुट देंगे, अपना फीडबैक देंगे, कैसे क्या करना है, क्या चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, मैं सिंपली आपको इस, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मुझे अपने हैं, मैं इनके साथ रिलेट कर रहा हूं, मैंने खुद टेस्ट लिखे हैं ये, इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाओ कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस हिसाब से लिखनी है, आपको मेंस आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है। सिंपल क्वेश्चन है, इंडिया इज अंडरटेकिंग मनी ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। इंडिया ने बहुत सारे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स लिए हैं। डिस्कस, डिस्कस लिखा है, वेरियस चैलेंजेस, चैलेंजेस को पहले आप उन चीजों को वहीं पे मार्क किया करो जो जो पूछा गया है, क्योंकि यही आपको बाद में यहां से लिखना है। Challenges facing the wide adoption of these initiatives and steps need to be taken to address them. तीन चीजें हैं, एक इंडिया के बहुत मनी ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, आपको चैलेंजेस बताने हो, स्टेप्स टू एड्रेस देम। सिंपल क्वेश्चन, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट इज यूज ऑफ आईसीटी। सिंपल, मैंने डेफिनेशन सी डाला है, कोई कुछ नहीं डाला है, कोई कारण नहीं डाला। अब इनिशिएटिव्स बहुत सारे डायरेक्टली कोट किए, क्या क्या इनिशिएटिव है, माई जीओवी है, ई क्रांति है, प्रगति, आधार, डिजिलॉकर, आरोग्य सेतु, कोविन, एनजीओ धर्म, हजारों आ सकते हैं। अब जो मुझे वहां पे याद है मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या होंगे, प्राइवेसी इशू आ जाता है, जैसे फेसबुक एनालिटिक का डेटा लीक आ गया, एयर इंडिया डेटा लीक, आधार का डेटा बोला गया था बीच में कि लीक हो, ऐसी वैसी चीजें डायरेक्टली प्राइवेसी इशू है। नो प्रेजेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ, डेटा प्रोटेक्शन लॉ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। डिजिटल डिवाइड है, ये एनएसएसओ का डेटा है वहीं पे डाल दिया, 14% रूरल एरिया में और 42% अर्बन ओनली हैव इंटरनेट, सिर्फ इतने लोगों को इंटरनेट है। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी है, ठीक है, लेस डिजिटल सॉरी इलिटरेसी है, जिसमें लेस प्रेजेंस इन रूरल एरियाज है, वहां पे एग्जांपल्स दी है। लेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोबाइल फोन्स नहीं है, या जो है लैंग्वेज का बैरियर आता है, बहुत सारे पॉइंट्स दिख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आप क्या लिख रहे हो। स्टेप्स टू एड्रेस देम क्या है, डेटा प्राइवेसी का इशू है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ जैसे यूरोपियन यूनियन के पास है, वैसे एम्बिग्यूटी आधार के बारे में बताओ हमें क्लियरली क्या है क्या नहीं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, पीएम स्कीम जिससे वाईफाई आप लगा सकते हो हॉटस्पॉट्स पे, भारत नेट यानी कि पंचायत में आप नेट लगाओ, डिजिटल इंडिया, ये सारे इनिशिएटिव स्टार्ट करो। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी थ्रू पीएम जनधन योजना है, उसके थ्रू डिजिटल लिटरेसी करो, प्रोवाइडिंग द मोबाइल फोन्स एंड द लैपटॉप स्कॉलरशिप स्कीम्स के थ्रू, ठीक है। अब क्या लिखा लास्ट पे, कंक्लूजन क्या है, इंडिया लीडिंग इन स्मार्टफोन यूजर्स एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस, नीड टू रेगुलेट द साइबर स्पेस टू प्रोटेक्ट डेटा एंड आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। आपको क्या करना है, साइबर स्पेस, जो साइबर स्पेस है हमारे पास, उसको थोड़ा रेगुलेट करने की जरूरत है, ताकि जो है प्राइवेसी इंडिविजुअल्स की सिक्योर हो, ठीक है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, एक दो क्वेश्चंस मैं एथिक्स के डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों से, तो वो मैं ढूंढ लेता हूं। देखिए, इसका क्वेश्चन पता नहीं कहां पे है, बट मैं आपको थोड़ा जीएस 4 में जो हमारे मेनली पार्ट होते हैं, जीएस 4 की बात अगर मैं करूंगा, उसमें जो हमारे पास केस स्टडीज होती है, उसमें एक व्यू थोड़ा सा मैं आपको बोलता हूँ कि केस स्टडीज को कैसे टैकल करना है, ठीक है। यहाँ पे इसका क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे मैं आंसर पे ही डायरेक्टली फोकस करूंगा, क्या क्या चीजें। दिस केस इज क्लासिकल केस ऑफ एथिकल डिलेमा, ये कोई क्वेश्चन होगा वहां से केस स्टडी दी होगी, डायरेक्टली मैंने बोला है कि ये जो है एक क्लासिकल एग्जाम्पल है एथिकल डिलेमा की, बिटवीन द सुपीरियर ऑर्डर्स एंड माई कॉन्शियंस। उन्होंने मुझे किसी पोजिशन पे डाला होगा और सुपीरियर का ऑर्डर कोई अलग होगा, बट जो है जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हूं, इसमें एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस हो गई, अपनी कॉन्शियंस कुछ और बोल रही है और सुपीरियर का ऑर्डर जो है वो कोई डिफरेंट चीज बोल रहा है। तो इसमें स्टेक होल्डर्स लिखे हैं, क्या क्या होगा, फर्म है, कोई सब फर्म है, पर्सन एक्स है, जनरल पब्लिक है, मैं हूं, या मेरा सुपीरियर है। तो क्वेश्चन ए पार्ट वहीं से दिया होगा, आप एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व बताओ। मैंने पहले क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट, अगेंस्ट रूल्स प्रोसीजर, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, अब क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, पब्लिक ट्रस्ट, रूल्स प्रोसीजर्स, अगेंस्ट रूल्स प्रोसेस, सुपीरियर सबऑर्डिनेट, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है ये एथिक्स की टर्मिनोलॉजी है। तो आपको एथिक्स के आंसर्स में सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है कि टर्मिनोलॉजी जो है वो एथिक्स की ही यूज हो। आप कोई ऐसे ही उठा के कोई भी चीज नहीं लिख सकते हो,
अगर वो एथिक्स के साथ, एथिक्स के सिलेबस के साथ एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, लीडरशिप, कंपैशन, ये सारी चीजें, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, ये सारी चीजें जो है ये हम एथिक्स में पढ़ते हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कोट करते हैं। और डायरेक्टली कोई भी रैंडम सा वर्ड यहाँ पे लिखोगे, एग्जाम ये मार्क्स आएंगे, बट उस हिसाब के नहीं आएंगे जिस हिसाब के आप एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी पे ही ध्यान दूंगा जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में रखे हैं। बी पार्ट होगा क्या, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने लिखा है हाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज प्राइवेट फर्म्स जो है दे आर गाइडेड बाय एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, विच टेक्स इनटू अकाउंट वेलफेयर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इन जनरल। ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों, बिकॉज पर्सनल रिलेशंस ऑफ सुपीरियर टचेस अपॉन हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज। यहाँ पे एक वेन डायग्राम के थ्रू बनाया है कि पर्सनल रिलेशन ये है प्रोफेशनल रिलेशन, ये एक पॉइंट पे जो है कोलैबोरेट करें, यानी एक पॉइंट पे प्रोफेशनल रिलेशंस और ये पर्सनल रिलेशंस, इनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है जब दोनों रिलेशंस किसी चीज की वजह से अफेक्ट हो, ठीक है। ऐसे पॉसिबल वेज ऑफ अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, फिर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स लिखे हैं, ठीक है। आगे जाएंगे हम, मेन इस पे ध्यान दो, एग्जाम क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, डिओंटोलॉजी देखिए, यूजिंग प्रॉपर मीन्स टू ऑब्टेन द एंड, यानी आप प्रॉपर मीन्स जो है वो यूज करिए, सही से प्रॉपर एक पाथ यूज करिए, उसके बाद आपको एंड रिजल्ट अच्छा मिलेगा। उस कॉन्सेप्ट को हम डिओंटोलॉजी बोलेंगे, जो एथिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। फॉलोइंग द एथिकल गवर्नर, डिमेरिट क्या है, वर्क कल्चर, रिलेशंस इरोडेड बिटवीन सुपीरियर एंड माई सेल्फ, पीनल एक्शन फॉर नॉट फॉलोइंग ऑर्डर्स। अच्छा, उसके बाद मैं सिर्फ इन पे ध्यान दे रहा हूं, कीवर्ड्स पे, गुड रिलेशंस, कंपनी शेयर और प्रमोशन फ्यूचर, डिमेरिट्स हो गई, अगेंस्ट द गांधी जी टेलिस्मैन एंड डिड वन ऑफ द सिंस ऑफ गांधी जी, कौन सा, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, जिस कॉमर्स में मोरालिटी नहीं हो, तो यहां पे मैंने किसका यूज किया, गांधी जी का टेलिस्मैन डाल दिया सीधे, उसका एक पॉइंट। डेथ ऑफ कॉन्शियंस हो गई, इसकी वजह से एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है। नॉट एडहेरिंग टू द प्राइवेट एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नॉट बीइंग ए सोर्स ऑफ चेंज, आपको पता होगा जो गांधी जी का स्टेटमेंट, इफ यू वांट टू बी अ चेंज, बी नॉट बीइंग ए सोर्स ऑफ चेंज, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अब वो चेंज बनो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो, वो चीज आप अपने में लाओ, ठीक है। यहां पे आप कंक्लूजन पे आएंगे, द मेथड, अब वहां पे लिखा होगा क्वेश्चन में कौन सा मेथड आप करोगे, द मेथड नंबर 1 सीम्स मोस्ट सूटेबल, अपने हिसाब से मैं बोल रहा हूं, suitable according to my wisdom principle, this will allow my conscience, ठीक है, to do morally right thing, as said, right is right even if no one is doing it and wrong is wrong even if everyone is doing it। ये कोट से मैंने समझा है कि मैं वो चीज ही ऑप्ट करूंगा, अगर ताकि अगर मुझे सुपीरियर के साथ रिलेशंस खराब भी हो, अगर जो है मेरी वजह से उसका काम नहीं होगा, बट आपका जो कॉन्शियंस बोलता है, आपका जो जिस पोजीशन में आप खड़े हो, आपको जो चीज मॉरली करेक्ट लगती है, वो चीज आप जस्टिफाई करोगे, आप वो चीज क्यों करोगे, तो उसको मैंने यहां से कोट कर दिया कि मैं ये चीज क्यों करूंगा। फिर देयरफॉर आई वांट टू बी रिप्रेजेंटेड एज सोर्स ऑफ चेंज एंड दिस विल फर्दर लेड टू फुलफिलिंग द सोशल वेलफेयर मेजर्स टॉक्ड बाय जॉन रॉल्स एंड विवेकानंद। जॉन रॉल्स जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, तो आई होप एवरी वन ऑफ यू, जो मैं समझाने की एक्चुअल में कोशिश कर रहा था वो सिंपली ये था कि जो हमारी आंसर राइटिंग है उसमें मार्क्स कैसे फैच करने हैं, मैंने आपको बोल दिया इंट्रोडक्शन में क्या करना है, आपको बॉडी में कैसी चीजें लिखनी है, कंक्लूजन कैसे करना है। पर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आप लोगों में सवाल होगा कि सर स्पीड कैसे बढ़ाए, उसके लिए मैंने सिंपल आपको बोला है जो बॉडी है उसमें जो है मिनिमाइजिंग टेक्निक्स यूज करो, जो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, सब हेडिंग्स एंड एक्स्ट्रा, वो सारी चीजें यूज करो, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। दूसरा जो आपका 10 मार्कर का ये होता है, क्वेश्चन होता है, उसमें आपको एक पेज और उसी का बैक पेज हो जाएगा। इस पेज में आप कोशिश करो लिखने की, ये सेकंड पेज जो है उसका पूरा पेज लिखने की जरूरत नहीं, अगर उसमें थोड़ा कुछ रहता भी है, कुछ लोग क्या करते हैं वो लाइन बाय लाइन बिल्कुल एंड तक जाते हैं, उसकी वजह से वो सिर्फ लिखने ही बैठते हैं, क्योंकि उनको लगता है सिर्फ नॉलेज की जरूरत है। यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया सिर्फ नॉलेज होने से आपका एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत कम है। नॉलेज इज गुड, नॉलेज बेस आपके पास है, बट उसको आर्टिकुलेट करने की जरूरत है, उसको प्रेजेंट आप कैसे करते हो, एग्जामिनर को कैसे दिखाते हो, कौन कौन सी चीजें आपको पता है, कौन कौन सी चीजें आप पूछ रहे हो, और मैं उस हिसाब से आपको आंसर कर रहा हूं कि नहीं, ठीक है। तीसरी बात,
अगर आपके जैसे 10 मार्कर का मैंने बोला, दोनों पेज फुल लिखने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 लाइंस का गैप रख सकते हो या 4 लाइंस का गैप रख सकते हो, जिससे आपके जो है वो टाइम बच जाएगा और वो आप एंड पे यूज कर सकते हो। और एक बात है GS4 में, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एंड करना चाहूंगा। GS4 में थोड़ा सा डिफरेंटली आपको आंसर्स लिखने और थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है। GS4 में आपको केस स्टडीज, इसमें एथिकल टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको बोला यूज करने की जरूरत है, ऑथर्स का नाम यूज करने की जरूरत है, कोट्स आप कोट कर सकते हो, ठीक है, और अपना एक क्रिएटिव व्यू इसमें देख सकते हो। क्रिएटिव व्यू ये हो गया कि आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, अगर आपको ये चीज करनी होगी, ये चीज करो, आप कौन सा चीज चूज करोगे। उसके लिए सिंपल ये है, अपने आप को उस पोजीशन में रख के देखो कि अगर मैं कल को एडमिनिस्ट्रेटर होगा, मेरे पास ये एथिकल डिलेमास होंगे, तो मैं कौन सी चीज जो है वो चूज करूंगा और किस वे में जाऊंगा, तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है केस स्टडीज में, ठीक है। तो उसके बाद आप एग्जाम्पल्स भी कोट कर सकते हो, अगर कि आपको एथिक्स में कोई भी एग्जाम्पल, रीसेंट एग्जाम्पल्स है, जैसे आपको डेफिनेशंस है इसमें, ठीक है, डेफिनेशंस आपके पास है लीडरशिप की, आपको है कंपैशन की, आपको है एम्पैथी की, आपको है सिंपैथी की, आपको है इंटेग्रिटी की। ये सारी जो है 2-3 पेजेस लो, इन डेफिनेशंस, इन टर्म्स की डेफिनेशंस लिखो, इन डेफिनेशंस की एग्जाम्पल्स कोट करो, साथ साथ में करंट अफेयर्स से ले लो ये वाली एग्जाम्पल्स और इनकी साथ साथ में कोड करो, ताकि जो आप कल आंसर लिखोगे उसमें आप यूज कर सकते हो। तो आई होप ये सेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा सा लंबा सेशन रहा, बट आई होप जो आप लोगों में से मेंस लिखने जा रहे हैं उनको ये पहले ही अगर ये सारी चीजें दिमाग में रखेंगे, ये जो है स्टेडफास्ट कोई रूल नहीं है, यही फॉलो करना है, सिंपल ये है, मेरे लिए ये वर्क किया है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।